बच्चों, आप भली भांति परिचित हैं कि पिछली कक्षा में हमने विवाह की अवधारणा को पढ़ा था। हमने जाना, देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात मैं आपको जो याद दिलाना चाहूँगी कि हमने प्रथम वर्ष में भी विवाह को पढ़ा है, हमने नातेदारी व्यवस्था को पढ़ा है, साथ में हमने परिवार को भी पढ़ा है। परंतु यहाँ अर्थात आपके तृतीय वर्ष में, थर्ड ईयर के जो सेकंड पेपर है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, वहाँ हम पुनः इन सभी अवधारणाओं को पढ़ेंगे, परंतु एक अलग परिप्रेक्ष्य में। परिप्रेक्ष्य क्या है? हमने इससे पूर्व जब प्रथम वर्ष में पढ़ा था, हमने जो कुछ भी विवाह के बारे में जाना था वो सभ्य समाज के संदर्भ में जाना था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो आदिम समाज के संदर्भों में जान रहे हैं। परंतु ये हमारा एक नैतिक दायित्व होता है कि हम किसी भी विषय को जब भी पढ़ते हैं, किसी भी नवीन टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, तो उसकी तमाम चीज़ों को जानने से पहले उसकी जो बेसिक जो परिभाषा है, जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जिस अवधारणा की हम बात कर रहे हैं, वो हमें भली भांति हमें उससे परिचित होना चाहिए। तो उसी भूमिका का निर्वहन करते हुए हमने पहले जाना था कि विवाह क्या है, और उसकी हमने कई समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जानने की चेष्टा की थी। अब कल की कक्षा में हमने विवाह के नियम को जाना था, अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम जानते हैं विवाह के नियम में दूसरा जो विवाह का नियम है वो है बहिर्विवाह। हाँ, बहिर्विवाह वह नियम है जिसमें साथी के चुनाव के लिए कुछ समूहों में, हर समूह में नहीं, कुछ समूह से जीवन साथी चुनने की मनाही होती है। बहिर्विवाह से तात्पर्य क्या होता है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे, और वह समूह कौन सा है इसके बारे में भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। जैसे आपको ये बात याद होगी कि आपने बहुत पहले, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत कम बच्चे ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन आपने सुना होगा खाप पंचायतों के बारे में। तो कुछ सालों पहले खाप पंचायतों का नाम बहुत मुखर होकर सामने आया था। किस बात को लेकर कि कई गांव में जहां युवक युवती ने प्रेम विवाह किया, वह उन्होंने सगोत्र विवाह कर लिया। तो ये पूर्णतः प्रतिबंधित है कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में। वैसे तो हिंदू समाज इस प्रकार के विवाह की अनुमति देता ही नहीं है। ये देखिए, ये कानून की बात नहीं हो रही, कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु हम उन नियमों की बात कर रहे हैं या उन मान्यताओं की बात कर रहे हैं, उन परंपराओं की बात कर रहे हैं जो समाज द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम उल्लेखित करेंगे, जब हम आदिम समाजों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी है किसके बारे में? हर समाज में एक नियम एक समाज में है, वही नियम दूसरे समाज में एप्लीकेबल नहीं होता। तो भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न धारणाएं, और ये धारणाएं भी समय एवं स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सगोत्र या पिंड एवं प्रवर ऐसे समूह जिनमें एक व्यक्ति अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता, अर्थात इन समूह से बाहर आकर ही उसे अपना जीवन साथी ढूंढना पड़ता है। तो उत्तरी भारत में ग्राम बहिर्विवाह की भी प्रथा होती है, अर्थात जैसा नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि आप अपने गांव के भीतर विवाह नहीं कर सकते। तो जीवन साथी की जो तलाश है, जो वहाँ की गांव की बेटी है वो वहाँ के गांव के किसी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, और जो वहाँ गांव का पुरुष है वहाँ की किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। तो उत्तरी भारत में के गांवों में ये बहिर्विवाह की प्रथा भी रही है, जिससे अपेक्षा की जाती कि जीवन साथी स्वयं के गाँव का नहीं हो। तो जनजातियों में परिवार, गोत्र, टोटम समूह, भातृदल, युगम संगठन, ये सारे जो बहिर्विवाह समूह के रूप में देखने को मिलते हैं। अब एक व्यक्ति अपने परिवार में विवाह नहीं कर सकता, अपने वंश में भी विवाह नहीं कर सकता। एक टोटम को मानने वाले, टोटम आप जानते हैं, और नहीं जानते तो इसे खोजने की चेष्टा कीजिए, ये आपका होमवर्क है। और फिर भी अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन कीजिएगा, ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। तो कुछ जनजातियों में कई अर्धांश समूह से मिलकर बनती है। कुछ जनजातियाँ कई अर्धांश, आधा जिसे कहेंगे ना, अर्धांश समूह से मिलकर बनती है, और एक अर्धांश के व्यक्तियों को भी अपने समूह से बाहर विवाह करना होता है।
ठीक है। अब कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जो निकट के रिश्तेदारों को में जो विवाह करने की प्रथा है उसको रोकने के लिए बहिर्विवाह के नियम का विकास हुआ। तो मानव शास्त्र में मैकेलन, जिन्होंने सर्वप्रथम बहिर्विवाह की अवधारणा का प्रयोग किया, इसे अपहरण विवाह की परंपरा से हम जोड़कर देख सकते हैं। स्पेंसर का भी यही मत है कि बहिर्विवाह लड़ाकू जनजातियों की देन है। युद्ध में विजेता समूह विजित समूह के स्त्रियों का अपहरण करके उनसे विवाह कर लेते थे। कालांतर में ये बहिर्विवाह की प्रथा के रूप में स्थापित हो गई। अफ्रीका की कौन सी न्यूर जनजाति में कहावत है कि हम उन्हीं से विवाह करते हैं जिनसे हम युद्ध करते हैं, है ना कमाल की बात। अब इसके बाद हम जानेंगे विवाह का जो हम नियम पढ़ रहे हैं उससे बहिर्विवाह के बारे में और हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि बहिर्विवाह का सिद्धांत सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाता है जो सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ठीक है, उदाहरण के लिए विवाह के माध्यम से एकाधिक समूह के लोग विवाह, जन्म एवं अन्य उत्सवों के अवसर पर सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। रिजले का मत है कि नवीनता की चाह में मानव अपने समूह के बाहर की लड़कियों से विवाह करने लगा है। ये किसकी मान्यता है? रिजले की। अब नवीनता की चाह क्या हुई कि गांव की तो सारी स्त्रियों को मैंने देख रखा है, गांव की सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ, तो एक ऐसे इंसान से रिश्ता जोड़ूं जिससे मैं पूर्णतः अपरिचित हूँ। ऐसी सोच, ऐसी अवधारणा रखने वाले लोग अपने समूह से बाहर के विवाह से लड़कियों से विवाह करने लगे, ऐसा रिजले कहते हैं। तो रिचार्ड्स जो मानवशास्त्री हैं वो बहिर्विवाह के नियम के विकास को आर्थिक कारकों से जोड़ते हैं। उनकी मान्यता है कि आदिम समाजों में आर्थिक जीवन संघर्ष में होने के कारण बालिकाओं को बोझ समझकर उनको मारा जाने लगा और बालिका वध की प्रथा भी आरंभ हुई। इसके परिणाम स्वरूप एक समूह में स्त्रियों की संख्या कम हो गई और वे बाहरी समूह से युद्ध एवं अपहरण करके स्त्रियां लाने लगे। जैसा कि ये देखने में आया था कि कुछ राज्यों में एकाएक, क्योंकि लगातार भ्रूण हत्या होने के कारण उस राज्य में, और या पर्टिकुलरली किसी गांव में, मैं भारत की बात कर रही हूँ क्योंकि भारत में ही सर्वाधिक भ्रूण हत्या पाई जाती है। तो कौन सी भ्रूण हत्या? बेटे को नहीं मारा जाता कोख में, बेटियों को मारा जाता है। तो ऐसे राज्यों में और ऐसे क्षेत्रों में बच्चियों की संख्या जब कम हो गई तो ये स्थिति हुई कि बाहर के राज्य से लड़कियों को लेकर आया जाता था, स्पेशली किसके लिए? विवाह के लिए। ठीक है, अब इसके बाद विवाह के नियम हम जब देख रहे हैं तो आगे हम देखते हैं कि इसी के संबंध में कौन सा बहिर्विवाह की जब हम बात कर रहे हैं, रॉबिन फॉक्स एवं E.B. टायलर की मान्यता है कि मानव शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए स्त्री का विनिमय करने लगे थे, जो कालांतर मतलब आने वाले समय में, काल को पार करते हुए, समय को पार करते हुए ये प्रथा के रूप में स्थापित हो गई। इससे एक समूह के दूसरे समूह पर निर्भरता बढ़ गई और संबंधों में विस्तार हुआ। ये किसका मानना है? रॉबिन फॉक्स का और E.B. टायलर का। वस्तुतः ग्रामीण समाजों में स्त्रियों से अधिक मूल्यवान कोई अन्य वस्तु नहीं थी। स्त्रियों के आदान प्रदान से ही पारस्परिकता के सिद्धांत का विकास हुआ। देखिए, ये एक बड़ा दुखद बात है, परंतु आदिम समाजों में ही नहीं, सभ्य समाजों में भी ये एक स्त्री की पीड़ा रही है कि उसे दोयम दृष्टि से देखा जाता है। सेकेंडरी जो सिटीजनशिप जिसे कह सकते हैं वो उसे मिलती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है कि इन सब चीज़ों के पीछे सत्यता ये है कि कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री को जो उसका सर्वोच्च मानवाधिकार है वो तक प्राप्त नहीं होता, उसे एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। स्पष्ट जैसे कि अभी रॉबिन फॉक्स और E.B. टायलर ने कहा कि आदिम समाजों में देखने में आया कि महिलाओं का विनिमय होता, महिलाएं खरीदी बेची जाती थी और बस इतना कि उनको सबसे मूल्यवान माना जाता था। पर ये किसी भी सभ्य संस्कृति में तो एक दाग की तरह से, कलंक की तरह से, पर आदिम समाजों में ये प्रथा बहुतायता पाई गई। अब हम विवाह के नियमों में और आगे देखेंगे, वो देखेंगे अंतर्विवाह। क्या है अंतर्विवाह? अंतर्विवाह जैसे कि नाम बताता है, नाम से स्पष्ट है,
एंडोगमी जिसे कहते हैं, उसमें इस सामाजिक नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही समूह में विवाह करने की अनुमति होती है। अंतःविवाही समूह में वर्ग, जाति, उपजाति या जनजाति हो सकते हैं। वास्तव में ये बहिर्विवाह से विपरीत प्रकार की प्रथा है। अंतर्विवाह के संबंध में ना देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो बहिर्विवाह के नियम हैं उसके बिल्कुल विपरीत अंतर्विवाह के नियम हैं। अंतर्विवाह के संबंध में रिवर्स कौन है? सामाजिक वैज्ञानिक है। इन्होंने लिखा कि अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। अब मैं आपके असाइनमेंट पूछ सकती हूँ कि अंतर्विवाह किसे कहते हैं या बहिर्विवाह किसे कहते हैं? इसे हिंदू समाज के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसमें एक ब्राह्मण युवक को न केवल ब्राह्मण लड़की से विवाह करना होता है, बल्कि यदि युवक गौड़ ब्राह्मण है तो उस युवक को गौड़ लड़की से ही विवाह करना होगा। भारत में अधिकांशतः जातियों में अंतर्विवाह की प्रथा पाई जाती है, अर्थात कायस्थ है लड़का तो कायस्थ लड़की से विवाह होगा, राजपूत है लड़का तो राजपूत लड़की से विवाह होगा। आज भी आधुनिकता के बावजूद भी भारत में ना तो प्रेम विवाह अच्छा माना जाता और ना ही बहिर्विवाह अच्छा माना जाता है। ये सामाजिक मान्यताओं की मैं बात कर रही हूँ, ये मेरी या आपकी विचारधारा नहीं है, ठीक है। अब अंतर्विवाह के बारे में हम और जानेंगे कि भारतीय जनजातियों में भी अंतर्विवाही समूह हैं। एक जनजाति का व्यक्ति न केवल अपनी जनजाति में विवाह करता है, बल्कि एक जनजाति यदि अर्धांशों से मिलकर बनी है तो अपने ही अर्धांश में विवाह करना होता है। जैसे कि इसे हम अगर हिंदू समाज की बात करें तो इसे हम जाति उपजाति के तौर पे समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत की टोडा जनजाति है। कौन सी? टोडा जनजाति टारथोलर एवं टिबेलियन आदर्शों के संगठन से बनी है। ये दो जो अर्धांशों की हम बात कर रहे हैं, ये अर्धांश 4 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, लेकिन टोडा जनजाति 2 अर्धांशों को मिलकर बनी है। और ये टारथोलर, थोराल और टिबलियल अपने अपने अर्धांशों में ही विवाह करते हैं। वही वाली बात हो गई ना, जाति और उपजाति के मध्य। जैसे ब्राह्मण जाति है, ठीक है, अब उसमें कानिकुब्ज एक ब्राह्मण उपजाति हो गई, सारस्वत उपजाति हो गई, गौड़ उपजाति हो गई। ये अब इसमें ये नियम था कि जो गौड़ है, ये कानिकुब्ज ब्राह्मण है, वो कानिकुब्ज ब्राह्मण से ही शादी करेंगे, लेकिन इसमें अब धीरे धीरे ढिलाई होने लगी है। तो राजस्थान के भीलों में भी 2 अर्धांश हैं, उजले भील एवं मैले भील, और दोनों ही अंतर्विवाही समूह, अर्थात उजले भील का विवाह का संबंध उजले भील परिवारों से ही होता है और मैले भील जो विवाह संबंध है वो मैले भील परिवारों से ही होता है। अब उसके बाद हम विवाह के नियमों में देखेंगे कि जनजातीय लोग अंधविश्वासी होने के कारण, ये अंतर्विवाह के संदर्भ में हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, तो जनजातीय लोग अंधविश्वासी होने के कारण अपरिचित लोगों से दूरी बनाए रखते हैं और अपने समूह के परिचितों को जीवन साथी चुनना पसंद करने लगे, जिससे अंतर्विवाही प्रथा का रूप ले लिया। ये तो स्पष्ट है, आज भी ये मान्यता स्थापित सत्य है कि जो आदिवासी समूह हैं वो बाहर के लोगों से, अपरिचित लोगों से एक डिस्टेंस बना के रखते, एक दूरी बना के रखते हैं। दुर्गम निवासों में भी दुर्गम निवासों में भी एक समूह से दूसरे समूह के मध्य संपर्क एवं संबंध बनाने के अवसरों को सीमित कर दिया गया। परिणामतः एक समूह के लोग आपस में विवाह करने लगे। समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृतियों ने अपनी जनजाति की एकता को बनाए रखने और अपनी जनजाति की श्रेष्ठता की भावना जैसे कारक भी अंतर्विवाह के नियमों का विकास का कारण बने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे विवाह के अधिमान्य नियम। ये क्या है विवाह के अधिमान्य नियम? कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य तो नहीं होता, आवश्यक नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन समूह के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसका पालन करेंगे। चूँकि मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्था है, जिसके माध्यम से हम परिवार रूपी संस्था में प्रवेश करते हैं। परिवार एवं विवाह से नातेदारी व्यवस्था का विकास होता है। पहले विवाह, परिवार, नातेदारी, ये तीनों जो संस्थाएं आपस में इंटरलिंक्ड हैं, अंतर संबंधित हैं।
विवाह के साथ ही एक व्यक्ति पत्नी, साली, सास, ससुर आदि नातेदारियों को पाता है। तो परिवारजनों के विवाह से नातेदारी व्यवस्था का और विस्तार मिलता है। तो भाई के विवाह से में वह देवर, चाचा आदि भी बनता है, तो स्पष्ट है। तो विवाह के माध्यम से व्यक्ति जिस परिवार से विवाह करता है उसके अतिरिक्त अन्य परिवारों से भी संबंध बनते चले जाते हैं और नातेदारियों का ताना बाना बन जाता है। इन नातेदारियों में कुछ परिवार एवं संबंधियों ऐसे भी होते हैं जिनके साथ विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात एक व्यक्ति का विवाह एक विशिष्ट परिवार के व्यक्ति से होना अधिक पसंद किया जाता है। दूसरी बात, विवाह के लिए जीवन साथी का चुनाव करते समय एक विशेष परिवार के सदस्यों को दूसरे की तुलना में वरीयता या प्राथमिकता दी जाए तो उसे अधिमान्य विवाह कहते हैं। अब इसकी एक परिभाषा हम जाने। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है अधिमान्य विवाह किसे कहते हैं, तो आप लिख सकेंगे कि लूसी मेयर ने कहा था कि यदि वांछनीय है कि कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से विवाह करे तो उसे अधिमान्य विवाह कहते हैं। सामाजिक मानवशास्त्रियों ने भारतीय जनजातियों में अधिमान्य विवाह के 3 स्वरूप बतलाए हैं। पहला क्या है? सहोदरज विवाह। इसमें क्या कहेंगे? एक व्यक्ति के 4 प्रकार के सहोदरज हो सकते हैं। पहला, चचेरे पिता के भाई की संतानें, ममेरे माँ के भाई की संतानें, फुफेरे पिता की भाई की संतानें, मौसेरे माँ की बहनों की संतानें। पहला क्या हुआ? जैसे आपके पिता हैं, उनके छोटे भाई की संतानें, तो वो आपके क्या हुए? कज़िन ब्रदर हुए ना, चचेरे भाई बहन हुए। अब आपकी मम्मी का जो भाई हैं, मामा, उनके बच्चे क्या हुए? ममेरे भाई बहन हुए। फिर आपके पिता की माँ के बच्चे, वो आपके फुफेरे भाई बहन हुए। आपकी जो मौसी के बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे? मौसी के जो बच्चे हैं वो आपके मौसेरे भाई बहन हुए। तो इसमें चचेरे, मौसेरे भाई बहन, इसको सलिंग सहोदरज कहते हैं तथा ममेरे और फुफेरे भाई बहन को विलिंग सहोदरज कहते हैं। तो इस प्रकार से सहोदरज विवाह को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब पहले चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह, जब 2 भाइयों या बहनों के लड़के लड़कियों का विवाह परस्पर हो जाता है तो उसे सलिंग सहोदरज कहते हैं। ऐसे विवाह हम देखते हैं कि एक ही लिंग भाई या बहनों की संतानें परस्पर विवाह करती हैं। लेकिन हिंदू समाज में ऐसा, चाहे वो हिंदू समाज आदिम समाज का ही क्यों ना हो, वहाँ पर इस प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं है। परंतु मुस्लिम जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वहाँ इस प्रकार के विवाह परिचित हैं। जैसे अरब की बेडोइन जनजाति में जो ऊँट पालने का कार्य करते हैं में भी 2 भाइयों की संतानें परस्पर विवाह कर लेती हैं। ऐसे विवाहों से परिवार में घनिष्ठता बनती रहती है और जो शत्रुओं से रक्षा के लिए आवश्यक है। परंतु भारतीय जनजातियों में, ये बात ध्यान रखिएगा, भारतीय जनजातियों में इस प्रकार के विवाह की अनुमति नहीं है। फिर विलिंग सहोदर विवाह, इसमें ममेरे तथा फुफेरे भाई बहनों में होने वाला विवाह है। अब यहाँ पर भी हम अगर लड़के लड़की के संदर्भ में देखें तो विवाह के स्वरूप मिलते हैं। पहले मातृवंशीय विलिंग सहोदर विवाह, इसमें लड़का अपनी माँ के नातेदार मामा की लड़की से विवाह करता है। और इस प्रकार का विवाह फिर मैं आपको बता रही हूँ कि भारतीय आदिम समाजों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जनजातियों में, बहुत कम हैं जहाँ इस प्रकार के विवाह भारत में, अधिकांशता नहीं है पर कुछ जनजातियों में ऐसे विवाह देखने को मिलते हैं। जैसे भारत की खारिया, ओराव, कादर और मिकिर जनजाति में इस प्रकार के विवाह से इनकार करने पर एक दूसरे पक्ष को हर्जाना देना पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे पितृवंशी विलिंग सहोदर परिवार। इस प्रकार के विवाह में लड़का अपने पिता के नातेदार बुआ की लड़की से विवाह करता है। तो इस प्रकार का विवाह भारत में मध्य प्रदेश, जो आपने नाम सुना है, जिसे शॉर्ट टर्म में कहते हैं MP, वहाँ की जो गौड़ जनजाति है वहाँ इस प्रकार के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें पुरुष अपने पत्नी के भाई के पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह करता है। इसे स्थानीय भाषा में दूध लौटाना
लौटावा जिसे कहते हैं, दूध लौटावा कहते हैं। जिस परिवार से लड़की को पत्नी के रूप में लाते हैं, उसी परिवार को पुनः लड़की को वधू के रूप में लौटा देते हैं। ठीक है। अब ये भारत की खारिया, ओराव और कादा जनजातियों में इस प्रकार के अधिमान विवाह पाए जाते हैं। बच्चों, आज हमने ये सब कुछ पढ़ा, विवाह के नियमों को पढ़ा, और समस्त जानकारी के लिए मैंने जैसे हमेशा कहा कि मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जहाँ से भी मैंने अध्ययन सामग्री आपकी सहायता के लिए ली है, तो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है और जो स्टडी मटेरियल है, उससे मैंने आपको पढ़ाने के लिए सहायता ली है। तो मैं कोटा यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी का आभार प्रकट करती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि आप बच्चे, अब आपसे जो सीनियर थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनके तो एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो आपका भी समय पंख लगा के उड़ता चला जाएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई के प्रति संजीदा होते जाइए, पढ़िए, जीवन में बहुत उन्नति कीजिए। जब आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो जितनी प्रसन्नता आपको होती है, आपके माता पिता को होती है, उतनी ही प्रसन्नता आपके गुरुजनों को होती है। ये विश्वास कीजिए। आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।